चलिए आइए देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से आते हैं क्वेश्चंस, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं कि इतने आते हैं कि जिसमें आप टोटल पास हो जाएं। टोटल 35-36 नंबर के आते हैं। उस नंबर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट आईएमपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में 100% आएंगे, है ना। तो 1-2 दिन का टाइम बचा हो, उसको आप बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे, दोहरा लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। कहता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या होगा, जैव प्रक्रम क्या कहलाएगा, देख लेते हैं, है ना। आप बेहतर कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। तो जैव प्रक्रम क्या होगा, अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम क्या होगा, अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाएंगे। क्लोरोफिल किस रंग का होता है, देखिए। तो क्लोरोफिल को आप जानते होंगे कि हरे रंग का होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, लार एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, इसको कहते हैं HCl। और हिंदी से भी लिख देते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो जाएगा। एटीपी का पूरा नाम क्या लिखेंगे आप, एटीपी का पूरा नाम लिखेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो जाएगा एडिनोसिन का पूरा नाम। वाष्पोत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा, पत्तियों द्वारा या रंध्र, पत्तियों में रंध्र होते हैं तो रंध्र के द्वारा। हम क्या लिख सकते हैं, पत्तियों द्वारा या रंध्रों के द्वारा। क्यों, क्योंकि पत्तियों में रंध्र होते हैं। अब देखिए मानव हृदय के कितने कोष्ठ होंगे, तो मानव हृदय में होंगे 4 कोष्ठ। कौन कौन, 2 आलिंद और 2 नीलय। क्षुद्रांत की लंबाई विभिन्न जंतुओं में किस पर निर्भर करती है, तो क्षुद्रांत की लंबाई विभिन्न जंतुओं में भोजन पर निर्भर करती है, भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से हम भोजन करेंगे उस प्रकार से क्षुद्रांत की लंबाई, क्षुद्रांत मतलब होता है छोटिया, है ना। तो मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम क्या है, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैरोटील, जेंथोफिल, इसमें ऑप्शन है। तो इसमें हो जाएगा हीमोग्लोबिन, है ना। हमने क्वेश्चन का क्विज बना के रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शनल आपके बुक से। तो मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होंगे, तो मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, है ना। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। देखिए यहां से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहां ऑक्सीजन होता है सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। एक चक्र में एक बार में ही रुधिर हृदय में जाता है। अब मानव सर्जन तंत्र में कितने वृक्क होते हैं, यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 2 वृक्क होते हैं, 2 वृक्क होते हैं कि नहीं होते, और सेम के बीज के आकार के होते हैं, सेम के बीज के आकार के होते हैं, आप जानते हैं। और ये जानते हैं मानव जो सर्जन तंत्र होता है, वृक्क जो होता है, तो वृक्क रीढ़ की हड्डी के दोनों बगल में स्थिर होता है, आप भी जानते हैं। और वृक्कांड से परासरण क्रिया होती है, नियमन होता है, वही कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लें, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विस्तार से समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होना चाहिए
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होना चाहिए वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विस्तार से समझाइए। मानव पाचन तंत्र की संरचना व कार्यविधि समझाइए। मानव नेफ्रॉन विकिरण की रचना व कार्यविधि समझाइए। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है समझाइए। इस तरह से टोटल क्वेश्चन जितने बेहतर से बेहतर हो सक रहा है मैं आपको दे रहा हूं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्या है। जो मुख्य ऑप्शनल प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। पादप हार्मोन क्या हो जाएंगे? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन हो जाएंगे। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होंगे। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए होता है? सोचने के लिए, समझने के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। किसके लिए उत्तरदायी होगा? मस्तिष्क उत्तरदायी होगा सोचने के लिए, समझने के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। प्रतिवर्ती चाप कहां बनेंगे? तो प्रतिवर्ती चाप बनेंगे मेरु रज्जु में। मेरु रज्जु में बनेंगे प्रतिवर्ती चाप। ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होगा? ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य होगा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, है ना। अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होगा? शरीर का संतुलन और समन्वय बनाए रखना। शरीर का संतुलन व समन्वय बनाए रखना अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य कहलाए। तंत्रिका का वह भाग जो सूचना प्रदान करता है क्या कहलाएगा? द्रुमिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रुमिका। ये तंत्रिका का वह भाग जो सूचना प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? द्रुमिका कहलाता है। मुख्य अनैच्छिक क्रिया क्या है? मुख्य अनैच्छिक क्रिया है क्या? हृदय का धड़कना हो जाएगा। हृदय का धड़कना मुख्य अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इससे बड़ी अनैच्छिक क्रिया कुछ नहीं होगी। छुई मुई के पौधों की गति किस कारण निर्भर करती है? छुई मुई के पौधों की गति प्रकाश के कारण निर्भर करेगी। जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण निर्भर करेगी। जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण। छुई मुई में पौधों की गति किस कारण होती है? जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण छुई मुई की प्रक्रिया होती है। अब टेस्टोस्टेरॉन कहां से स्त्रावित होता है? तो यह वृषण हो जाएगा। वृषण से स्त्रावित होगा, है ना। यह वृषण होगा, वृषण से स्त्रावित होता है। अब जो आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको देख लेते हैं। हमारे जो मेन एग्जाम में आएंगे जो क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट, तो इस तरह से क्वेश्चन जो मुख्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आप देख लीजिए क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया व टहलने के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पादप हार्मोन क्या है? विभिन्न पादप हार्मोनों के नाम और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? होता है इसमें लिखा गया, आप होती है लिख लेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? अग्र मस्तिष्क के कार्य क्या है? मस्तिष्क को तीनों आवश्यक हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के साथ साथ इनके चित्र और कार्यविधि भी आवश्यक है।
मेरी रोजी की रक्षा कैसे होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या महत्व है। इस तरह से चलिए कुछ आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन क्वेश्चंस को हम देखते रहेंगे, ऑप्शनल सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि हमने लिख करके पीडीएफ तैयार किया है जिस पर आपको कोई समस्या ना होगी, हम बेहतर करते चलेंगे, है ना। जनन की मूल इकाई क्या है, तो जनन की मूल इकाई क्या हो जाएगी, जनन की मूल इकाई है डीएनए। क्या हो जाएगा, जनन की मूल इकाई हो जाएगी डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। अमीबा में जनन का प्रकार क्या होता है, तो अमीबा में जनन का प्रकार होगा द्विखंडन। क्या हो जाएगा, द्विखंडन, ये हो जाएगा। हाइड्रा में जनन किस प्रकार होगा, तो हाइड्रा में होगा मुकुलन। क्या हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। पौधों में कायिक प्रवर्धन क्या होगा, पौधों में कायिक प्रवर्धन किससे होता है, तो क्या हो जाएगा, जड़ से होता है, सॉरी जड़ा लिखा गया, जड़ से होता है, तना से होता है और पत्तियों से होता है, वह पत्तियों से। लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो 2 हो जाएगा। फूल का नर जननांग क्या कहलाएगा, फूल का नर जननांग क्या कहलाएगा, फूल का नर जननांग कहलाएगा पुंकेसर। और मादा जननांग क्या कहलाएगा, स्त्रीकेसर हो जाएगा इसका। अलग से क्वेश्चन ना बनाना पड़े इसलिए हमने दोनों लिख दिया। मनुष्यों में निषेचन कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्यों में निषेचन पाया जाता है फैलोपियन नली में। कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन नली में मनुष्यों में निषेचन पाया जाता है। मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होगा, गर्भाशय में होगा। मानव में गर्भावस्था की अवधि कितने महीने होगी, तो 9 महीने होगी। गर्भ निरोधक कॉपर टी कहाँ लगाया जाता है, गर्भ निरोधक कॉपर टी कहाँ लगाया जाता है, ये लगाया जाता है गर्भाशय में। कहाँ लगाया जाता है, गर्भाशय में लगाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण इस पाठ के प्रश्न हैं, तो क्या हो जाएगा, मानव जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भ निरोधक व जनसंख्या नियंत्रण को समझाइए। यहाँ पे गर्भ निरोधक लिख लीजिए, क्वेश्चन में गर्भ निरोधी लिखा है, गर्भ निरोधक व जनसंख्या नियंत्रण को समझाइए। मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का चयन किया था, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो उन्होंने किया था मटर का। किसका किया था, मटर का। तो रुके पेन चेंज कर लेते हैं। पेन चेंज करने का फायदा ये होगा कि हमारे राइटिंग समझ में आएगी, थोड़ा अलग कलर रहेगा तो हम उस हिसाब से काम करेंगे जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो। तो क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा, डीएनए का वह भाग जिससे किसी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, डीएनए का वह भाग जिसे किसी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, जीन। क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होंगे, 23 जोड़े होंगे और 46 गुणसूत्र होंगे। 23 जोड़े अभी लिख देते हैं, जोड़े तो प्रश्न में लिखा हुआ 23 जोड़े होंगे, 46 होंगे। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का प्रकार क्या होता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का प्रकार क्या होता है, तो हो जाएगा इसमें XX गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए के। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। डीएनए व
प्रोटीन के। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए आप। पहला है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए, क्रिया विधि को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने लायक है, वो बेहतर हमने इस पर लिखा है। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया या क्रिया विधि को समझाइए। फिर क्या है, मेंडल के प्रयोगों का वर्णन करते हुए बताइए कि उन्होंने प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों की खोज कैसे की है। इस तरह से सामान्य क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं और बेहतर देखेंगे। चलिए आइए दूसरा देख लेते हैं। आइए जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं वो देखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उससे हम स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध है। तो होता है f बराबर r/2 होता है, ये हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग कहाँ होगा, उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग होगा वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में। वाहनों का पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहनों में, यहां लिख दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, डायऑप्टर होगा। डायऑप्टर होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। ये अब चलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में इसके उपयोग लिखिए, है ना। और क्या हो गया, लेंस सूत्र को लिखिए तथा 3 उदाहरण देकर समझाइए। लेंस सूत्र लिखना है, उदाहरण देकर समझाना है। परावर्तन के नियम लिखना है, स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखना है, उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर को लिखना है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करके सूत्र लिखना है। चलिए आइए कुछ यहां पर है ना। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति की न्यूनतम दृष्टि दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होगी। लेंस की समंजन क्षमता का अर्थ क्या है, लेंस की समंजन क्षमता का अर्थ क्या है कि फोकस दूरी का समायोजन क्या है, फोकस दूरी का समायोजन ही समंजन क्षमता कहलाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाएगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का उपचार न है तो निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाएगा, अवतल लेंस से किया जाएगा, अवतल लेंस से किया जाएगा। वृद्धावस्था में जो नहीं दिखता है, वृद्धावस्था में प्रेसबायोपिया कहते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है, प्रेसबायोपिया। क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया। श्वेत प्रकाश का वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हमने इसको लिखा है यहां पर, टिंडल प्रभाव संबंधित है, किससे है, तो प्रकीर्णन से संबंधित होगा। महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए, समझाना है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, यह बेहतर है, समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं और समझते हैं। जब तक हमारे
50-60 विकल्प हो चुके हैं, लेकिन अभी हम 10-5 विकल्प और करेंगे, 10-20 विकल्प और करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कम से कम विकल्प तो ना ही छूटे। आंसर क्वेश्चन तो आपने तैयारी किया होगा। चलिए देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हम ऑप्शनल में कंप्लीट कर रहे हैं बेहतर हम लोगों ने बेहतर किया भी है, और जिस प्रकार से हम अपने तारतम्य में लगे हुए हैं तो बहुत ही अच्छा आपको परिणाम देगा। ये है। अब देख लीजिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक होगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा एम्पियर। ऐसे डिनोट करेंगे। एक कूलाम आवेशों में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेशों में लगभग होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। एक कूलाम आवेश में लगभग 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम होता है। कूलाम लिखें और चाहे फिर कूलाम में लिख दें, ये आवेश होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक होगा वोल्ट। वोल्ट हो जाएगा। विद्युत बल्ब के तंतु कौन सी धातु के बने होते हैं? ये टंगस्टन धातु के बने होंगे। किसके बने होते हैं? टंगस्टन धातु के बने होते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई लिख लीजिएगा। सॉरी, गलत जगह पे लिखा गया, यहां पे लिख लेते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। और ओम कुछ इस तरह बनता है, ये हो जाएगा ओम। चुंबकीय क्षेत्र राशि कैसी होगी? सदिश होगी कि अदिश होगी? ये सदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा उपयोग किया जाता है। कौन सा लोहा उपयोग किया जाएगा? तो होगा नर्म लोहा उपयोग किया जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम देखेंगे तो क्या बताएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम थोड़ा हम याद कर लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताएगा? आप कमेंट में बताएं, या तो HW दे दें हम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो अब इसके बाद हम चलेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। तो क्या हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? आप जरा बताएं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहलाएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताएगा चालक पर आरोपित बल, चालक पर आरोपित बल की दिशा बताएगा। दिशा। भू संपर्क तार का मतलब क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य होगा सुरक्षा प्रदान करना।
सुरक्षा प्रदान करना होगा। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने अपनी खोज कब की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने अपनी खोज सन 1820 में की थी। कब किया था उन्होंने? सन 1820 में। कब किया था? तो सन 1820 में हो जाए, सन 1820 में किया था। अब चलिए अगला है, हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। कहता है कि अपमार्जक का क्या कार्य है? तो अपमार्जक का जो कार्य है साफ करना है ना। अपमार्जक का क्या कार्य है? अपमार्जक का कार्य हमारा क्या हो जाता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना का काम करते हैं। आहार जाल क्या है? अभी तक तो आपने ज्यादातर आहार नाल ही सुना होगा, है ना। तो ये जाल है, क्या है? शाखान्वित हो जाएगा, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं का जाल। क्या है आहार नाल? आहार जाल क्या है? शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं का जाल है ना। ओजोन परत का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत का, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? अब आप थोड़ी बताएं, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होगा? परावैगनी किरणों से, परावैगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करना। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? परावैगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करना। आहार श्रृंखला सामान्यतः कितने चरणों में पूरी होती है? आहार श्रृंखला लगभग 3 या 4 चरणों में पूरी हो जाएगी। आहार श्रृंखला कितने चरणों में पूरी होती है? 3 या 4 चरणों में। कितने में? 3 या 4 चरणों में। थोड़ा मिसिंग हो रही है। 3 या 4 चरणों में पूर्ण होती है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, आप बता दीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और ओजोन परत का रासायनिक सूत्र हो जाएगा O3। इस तरह से आज हमने विज्ञान का जो महामैराथन किया है, तो आप सभी बच्चे मिलकर के बेहतर पढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चन है उनके नियम को विस्तार से समझाइए। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। विद्युत फ्यूज तार क्या है? फ्यूज तार लिख लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। कैसे कार्य करता है और क्यों आवश्यक है? घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था का वर्णन कैसे करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। विद्युत चुंबक क्या है? उपयोग लिखना है ना। विद्युत चुंबक क्या है, इसका उपयोग लिखना है। तो इस सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा है। विज्ञान के सभी जितने आवश्यक, जितने संभावित प्रश्न हैं आपके इस सेशन में है, क्योंकि विज्ञान का एक ही सेशन लग रहा है। इस तरह से आप डेली प्रतिदिन बेहतर तरीके से आज और कल बेहतर दोहरा लेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और हमने जितना हो सका है उतने क्वेश्चनों को समाहित किया है, उतने प्रश्नों का समावेश किया है जो आपके एग्जाम, बाहर से आपके एग्जाम में नहीं है। सभी क्वेश्चंस को आप तैयार करें, बेहतर परिणाम के लिए दोहराएं, बार बार लिखें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में केवल इतना ही। यह विज्ञान का महामैराथन था।
जिसमें संपूर्ण हल, संपूर्ण ऑप्शन, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। आप बेहतर ढंग से पढ़ें और कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। एक कमेंट में अवश्य बताना ना भूलें कि आपकी तैयारी कैसी है, और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए सेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।